हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 45(4) और सेक्शन 9 भी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन भी रहता है, तो एक एक करके इसके बारे में हम देखो। कोई भी क्वेश्चन अगर समझना है, क्योंकि सेक्शन 9 भी अभी रिसेंटली ऐड किया है और सेक्शन 45 को भी काफ़ी अभी रिसेंट में इसको अमेंड किया है, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सबके कन्फ्यूजन्स को दूर करा जाए और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। कैसी इसका क्या पर्पस था, क्यों इसको बनाया गया, क्यों सेक्शंस को लेके आया गया, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 45(4) और सेक्शन 9B की। एक बार बेसिक से हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ में आने वाला नहीं है। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 9B। तो सेक्शन 9B बात करता है किसी भी इनकम के ऊपर। ठीक है, किसकी इनकम? जो कैपिटल एसेट या फिर स्टॉक इन ट्रेड की रिसीट बाय स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम ए स्पेसिफाइड एंटिटी। कुछ भी समझ नहीं आया, क्या स्पेसिफाइड पर्सन है, क्या स्पेसिफाइड एंटिटी, क्या स्टॉक इन ट्रेड, क्या कैपिटल एसेट, कुछ भी हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो अब क्या करें, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं एक एक करके। चलो, कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन, कोई भी पर्सन जो स्पेसिफाइड है, देखो मैंने इसको हाईलाइट करके रखा ब्लैक कलर में। कोई उसको मिलता है कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड। क्या मिलता है उसको? कैपिटल एसेट मिलता है या फिर स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान रखो, एक एक चीज जो भी ब्लैक में मैंने हाईलाइट करके रखा है, इनको डार्कन करके रखा हो, काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इसके भी आप सब कुछ समझ में आएगा। तो कोई एक चीज होगी, कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन है, उसको कैपिटल एसेट मिलता है, स्टॉक इन ट्रेड मिलता है, या फिर दोनों चीजें मिल जाती है। किससे मिलती है? स्पेसिफाइड एंटिटी। हमें नहीं पता कौन स्पेसिफाइड पर्सन है, कौन स्पेसिफाइड एंटिटी, बट ऐसा इसमें सेक्शन में लिखा हुआ है। इनकी डेफिनेशन वो सब बाद में दी हुई, मैं बताता हूँ। तो तब तक इतना ध्यान लो, एक आदमी है और एक एंटिटी है, दोनों ही स्पेसिफाइड है, स्पेशल है दोनों ही। ठीक है, कौन सा स्पेशलिटी है, क्या स्पेशलिटी, बाद में डिस्कस करेंगे। उनको मिलता है कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड, या फिर दोनों। कब? जब डिसोल्यूशन हो जाता है या फिर रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। किसका? ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी। तो अभी तक चार चीजें आ गई, एक स्पेसिफाइड पर्सन, एक स्पेसिफाइड एंटिटी, फिर किसके बारे में? स्पेसिफाइड पर्सन को मिलता है कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड। किससे मिलता है? स्पेसिफाइड एंटिटी से। कब मिलता है? जब डिसोल्यूशन होती है। किसका? स्पेसिफाइड एंटिटी का डिसोल्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो एक बात तो हम एक पूरे एक इवेंट तो समझ में आ गया कि जब कोई स्पेसिफाइड एंटिटी का या तो डिसोल्यूशन हो या रिकंस्टिट्यूशन हो, तो रिकंस्टिट्यूशन हो गया तो एक स्पेसिफाइड पर्सन को कुछ एसेट मिलेंगे या फिर स्टॉक इन ट्रेड मिलेगा, दोनों चीजें भी मिल सकती है। तो उसके लिए इतना तो हमें आ गया समझ में। तो जो स्पेसिफाइड एंटिटी है ना, वो डीम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा, डीम टू ट्रांसफर मान लिया जाएगा। देखो हमने कैपिटल एसेट के बारे में पढ़ा, कैपिटल गेन के बारे में पढ़ा, तो हमने एक चीज मान ली कि ट्रांसफर है। तो एक चीज होगी, किसका ट्रांसफर डीम मान लिया जाए? कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड का। देखो जब स्टॉक इन ट्रेड का ट्रांसफर होता है तो हम उसमें कैपिटल गेन नहीं आता, उसमें आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, उसको डीम कर लिया जाएगा, उसको मान लेते हैं डीम्ड होता है, तो फिर कैपिटल गेन टैक्स आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, उसके आप टेंशन मत करो, बी विद मी। अब हम इसके बारे में एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या ट्रांसफर मान लिया जाएगा? या तो कैपिटल एसेट को या स्टॉक इन ट्रेड को, दोनों को ट्रांसफर मान लिया जाएगा। किसको? उस स्पेसिफाइड आदमी को, क्योंकि उस स्पेसिफाइड पर्सन को दिया ना स्पेसिफाइड एंटिटी ने। कब मान लिया जाएगा? उस साल में। कौन से साल में भाई, ये तो बताओ। जिस साल में कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड या बोथ आर रिसीव्ड बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन। मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, एक बार अभी समझने की जरूरत भी नहीं। जब मैं न्यूमेरिकल कहूंगा तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल इजीली अंडरस्टैंड। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार जस्ट मैं बताता हूँ। देखो दो तीन चीजें, चार या पांच चीजें हैं इसमें। तो पहली बात तो ये है कि कोई स्पेसिफाइड एंटिटी है, ठीक है, उसका डिसोल्यूशन या रिकंस्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। इस इवेंट में उसने कुछ कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड दे दिए। किसको दे दिए? एक स्पेसिफाइड पर्सन को दे दिए, ठीक है। चार चीजें हो गई। तो उस टाइम पे उस कैपिटल एसेट को या स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर मान लिया जाएगा। भाई उसको दे दिया तो ट्रांसफर मान लिया, और वो टैक्स में आ जाएगा। कब आएगा? उस साल में आएगा जिस साल में उस स्पेसिफाइड पर्सन को वो रिसीव हुए। मान लो कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया 2020 में हो गया फर्म का रिजोल्यूशन, ठीक है। और उस टाइम पे उन्होंने रिकंस्टिट्यूशन हो गया, सॉरी, तो रिकंस्टिट्यूशन हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस आदमी को एक कैपिटल एसेट मिलेगा। लेकिन 2020 में उसको कैपिटल एसेट ऐसे डिक्लेयर तो कर दिया, बट मिला नहीं। मिला कब? उसको 2022 में मिला। अब कहेगा कि टैक्स कब आएगा?
उसको ट्रांसफर मान लिया, कैपिटल गेन भी, कैपिटल एसेट भी हो गया, तो टैक्स तो आएगा ना। या फिर स्टॉक इन ट्रेड है तो भी टैक्स तो आएगा ना। तो कब आएगा वो स्टॉक इन, वो आएगा उस साल में जिस साल में उसको ट्रांसफर हुआ, मतलब 2020 में उसको टैक्स नहीं आएगा। कब आएगा? 2022 में। ठीक है, चलो टैक्स आएगा कि नहीं आएगा ये तो अगले सब सेक्शन से पता चल सकता है, 9B के सब सेक्शन में। तो कहता है कि कोई भी प्रॉफिट और गेन, कोई भी प्रॉफिट और गेन ऐसे डीम ट्रांसफर से, ये जो डीम ट्रांसफर की हमने जिक्र किया, किसका? कैपिटल स्टॉक या किसका? वो शैल बी, एंटिटी शैल बी, वो क्या होगा भाई? वो इनकम मान ली जाएगी। भाई किसकी इनकम मान ली जाएगी? किसकी इनकम? स्पेसिफाइड एंटिटी की इनकम मान ली जाएगी। कौन से प्रीवियस ईयर की? कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम मानेंगे? कौन से साल में मानेंगे? जिस साल में वो कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड उस स्पेसिफाइड पर्सन को मिले। चलो ये बात तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, पूरी तो अभी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, फिर भी चलो इतना तो समझ में आ गया। अब एक बात तो हम ये पहले से समझ में, जब कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आएगी, और जब स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल एसेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड को हमने इसके बारे में पहले ही ऑलरेडी पढ़ लिया है कि स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड को अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मानेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफिट, बीजीबीपी इनकम की हेड के अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं सब सेक्शन, इसका जो तीसरा है वो ये बोलता है कि ठीक है, देखो अभी तक सारी चीजें सब कुछ सिंक में चल रही है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब टैक्स कैसे निकालना? ये तो मान लिया कि टैक्स आ गया, कौन से में आएगा, कौन से हेड में आएगा, कब आएगा, किसके हेड पे आएगा, ये भी पता चल गया। क्योंकि किसके हेड पे आएगा? स्पेसिफाइड जो एंटिटी है उसके हेड पे आएगा, ये भी हमें पता चल गया। लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितनी होगी। तो हम क्या मानेंगे उसकी? क्योंकि कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं और वो भी कोई भी खरीद बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट या लॉस तब निकालते हैं जब उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और परचेज प्राइस उसका कम हो तो प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस कम है, परचेज प्राइस ज्यादा है, तो उसमें लॉस होगा। तो प्रॉफिट और गेन निकालने के लिए हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो पता चलनी पड़ेगी। अगर आपने वो ट्रांसफर किया तो कितने का बेचा हो, कितने का ट्रांसफर, कितना माना जाएगा, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। किसकी ली जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू? क्या बेचा हमने, क्या ट्रांसफर किया? बेचा नहीं, ट्रांसफर किया। क्या ट्रांसफर किया? कैपिटल एसेट का। तो बस, तो कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड की फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों की। और कौन सी डेट पे, जिस डेट को उस आदमी को मिला, स्पेसिफाइड पर्सन को रिसीवर। तो ये भी पता चल गया कि हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या मानेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। चलो ठीक है। अब गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने और हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक चीज लगा दी कि अगर कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है किसी भी प्रोविजन को लागू करने के लिए, इस सेक्शन का, कौन सा सेक्शन भाई? ये सेक्शन बात कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन? 9B। अगर कोई भी डिफिकल्टी राइज होती है, कोई भी डाउट आता है, इस सेक्शन का या फिर सब सेक्शन 4, कौन सा सब सेक्शन 4 भाई? सेक्शन 45। वो क्या होता है बॉस? वो तो हमें नहीं पता अभी, चलो देखेंगे उसके बारे में। दोनों मिलते जुलते इसलिए कंफ्यूजन करते हैं। तो बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ गाइडलाइन इश्यू कर सकता है। ठीक है, ये भी सेक्शन के अंदर बताते हैं, खास बात नहीं है, आपके समझने के हिसाब से वो ठीक है। एक हमें कैसे उसमें अमेंडमेंट करना है, कैसे चेंज करना है, उसका एक तरीका बताया हुआ। ठीक है, फिर बात करते हैं रिकंस्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बात आई थी एक रिकंस्टिट्यूशन की, एक डिसोल्यूशन की। तो रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मान लो कि एक एंटिटी है, उसमें 3 पार्टनर है, और 3 पार्टनर, उसमें रिकंस्टिट्यूशन का क्या मतलब होगा? 3 पार्टनर है, 3 या 4 पार्टनर, कोई भी एक एग्जांपल लेके चल देते हैं। अगर एक या फिर एक से ज्यादा पार्टनर, कौन भाई? या तो एक या एक से ज्यादा पार्टनर या मेंबर ऑफ सच एंटिटी। अगर एक या एक से ज्यादा पार्टनर या मेंबर ऑफ सच एंटिटी, उसके पार्टनर नहीं रहते, वो कहते हैं भाई मैं तो रिटायर होना चाहता हूँ, मैं तो पार्टनर नहीं बनना चाहता, रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो रिकंस्टिट्यूशन मान लिया जाएगा। या फिर एक या उससे ज्यादा नए पार्टनर आ जाए, पहले वाले तो जैसे कि हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन नए आ गए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई नया नहीं आया, लेकिन पहले 1:1:1 में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा था, अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो गया, 1:1:2 में हो गया। किसी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज कर दिया, तो उसको भी हम क्या मान लेंगे? रिकंस्टिट्यूशन। अच्छा, मतलब कोई पार्टनर आया नहीं, कोई पार्टनर गया नहीं, विद दे कंटिन्यू करते हैं विद चेंज इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर, बस शेयर्स में चेंज होती है, तो ही हम उसको क्या मान लेंगे? रिकंस्टिट्यूशन। चलो ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन की डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ से,
चलो अब बात आ रही होगी कि चलो ठीक है सर, अभी तक तो सारी चीजें आ रही थी, आपने जो भी थोड़ा थोड़ा बताया थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन कौन किसको क्या, स्पेसिफाइड एंटिटी स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, ये स्पेशल नेचर वाले, ये स्पेशल नेचर हमें पता तो चलना चाहिए। तो भाई स्पेसिफाइड एंटिटी के बारे में इस एक्ट के अंदर सेक्शन 9B के अंदर ही बता रखा है। स्पेसिफाइड एंटिटी के अंदर एक तो फर्म आएगी, या फिर कोई भी एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती। तो जैसे जब कोई स्पेसिफाइड एंटिटी, जैसे कोई फर्म, चलो ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले इसमें एक आगे और लाइन पढ़ लेते हैं। जैसे स्पेसिफाइड पर्सन, कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन क्या होगा, या तो पार्टनर हो फर्म में, या फिर मेंबर हो, पार्टनर या मेंबर ऑफ एओपी और बीओआई का कोई भी पार्टनर मेंबर। इनमें कंपनी और सोसाइटी का कोई भी शेयर होल्डर या फिर वो इसके अंदर नहीं आएगा। अब चलो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है, अब थोड़ी सी इसको एक इजी सी भाषा में बताता हूँ। मान लो कि एक फर्म है एक्स, वो फर्म अपने कुछ एसेट्स को बेच रही है किसी बाहर के आदमी को। उसके पास एक मशीन है, उसका उसने काम करना लेना हो गया बंद, उसका एक कैपिटल एसेट है ये, और वो मशीन उसने बेच दी किसी बाहर के आदमी को। तो आप कहोगे कि सर कैपिटल एसेट को बेच रहे हो तो इसका मतलब टैक्स आना चाहिए, अगर मान लो उसने प्रॉफिट पे बेचा है तो, और लॉस पे बेचा है तो लॉस होएगा। लेकिन अगर एक मिनट के लिए सपोज करो ने प्रॉफिट पे बेचा है तो टैक्स आएगा। कौन सा टैक्स आएगा, कौन से हेड में, सैलरी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में, या बीसीबीपी में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन क्यों, कैपिटल गेन की दो कंडीशन होती थी, वन इज कैपिटल एसेट, अनदर वन इज ट्रांसफर। तो इसमें उसने एक ट्रांसफर कर दिया एक मशीनरी को, और उसका कैपिटल एसेट भी था, तो दोनों चीजें मिलकर के आ जाएंगी, कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन ये तो बात हो गई एक नॉर्मली हमने एक एग्जांपल लेके समझा। लेकिन अगर मान लो कि वो फर्म जब डिसोल्यूट हो रही है, फर्म को खत्म कर रहे हैं, उसके टाइम पे जितना जितना पार्टनर है उनको सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नॉट इक्वल इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग। कैसे वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं तो इक्वली सबको मिलेगा। या फिर रिकंस्टिट्यूट करें, एक पार्टनर चला, जैसे रिकंस्टिट्यूशन का मैंने बताया था, एक पार्टनर चला गया, नया पार्टनर आ गया, या फिर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, तो चलो ठीक है एक पार्टनर जा रहा है, तो एक पार्टनर जा रहा है तो उसका जो कैपिटल वैल्यू है वो जो उस टाइम पे हमको इनकॉर्पोरेट किया था, शुरू किया था, तब जिसने इन्वेस्ट किया उसके बाद उसको उतना मिलना चाहिए, प्लस उसकी वैल्यू भी तो बढ़ी होगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे फार्म वाले को उसको पीस ऑफ लैंड दे देते हैं या कुछ ऐसी कैपिटल एसेट दे देते हैं। तो उसको भी गवर्नमेंट ने ये कहा कि इट इज एज गुड एज ट्रांसफरिंग दिस कैपिटल एसेट टू सम अदर पर्सन, टू सम आउटसाइडर पर्सन। जैसे आउटसाइड पर्सन को बेचते तब टैक्स होता है, इन द सेम में इट विल बी टैक्सेबल। बस फर्क इतना कर दिया, अगर कैपिटल एसेट को आप दे रहे हो उस रिटायरिंग पर्सन को, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग जब चेंज होता है रिकंस्टिट्यूशन में या डिसोल्यूशन में, तो आप पीजीबीपी सॉरी कैपिटल गेन में आएगा। और अगर आप स्टॉक इन ट्रेड को बेच रहे हो, दे रहे हो, तो आपका उसका बिजनेस हेड में आ जाएगा। चलो ये बात तो समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आए तो एग्जांपल हम करेंगे तो उससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है डिसोल्यूशन और उसमें, अगर थोड़ा सा एक बार मैं फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद जब हम एग्जांपल करेंगे तो इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन, जो कि हमें पता चल गया स्पेसिफाइड पर्सन को तो कौन है, पार्टनर है इन केस ऑफ फर्म, अगर एओपी भी है तो मेंबर है, उसको रिसीव होता है, क्या होता है रिसीव, कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड। जो ब्लैक लेटर है, ब्लैक कलर में लेटर है जो हाईलाइटेड है, उनको आप ध्यान से देखो। और बम इन कनेक्शन विद डिसोल्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है। तो रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी उसको कैपिटल एसेट रिसीव हुआ, ठीक है, कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड फ्रॉम किससे, स्पेसिफाइड एंटिटी। स्पेसिफाइड एंटिटी का पता चल गया, तो अब स्पेसिफाइड का स्पेशल वाला कोई मतलब नहीं रहा, आपको सब पता चल गया कि स्पेसिफाइड कौन है और स्पेसिफाइड एंटिटी कौन है, पर्सन कौन है। डिसोल्यूशन या रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे तो सच एंटिटी वुड बी डीम्ड टू हैव ट्रांसफर कैपिटल एसेट, और उसको मान लिया जाएगा कि उसने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया गया है, और इन which those capital assets in the stock in trade both are received by specified person। तो वही है, एक का मैंने समराइज किया है उसका टैक्स इम्प्लीकेशन का, और कुछ भी नहीं जो मैंने आपको बताया था। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक एग्जांपल करेंगे तो फिर ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं सेक्शन 45 और उसके बाद सीधा हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। तो सेक्शन 45 बोलता है, अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अरे इसमें भी तो स्पेसिफाइड पर्सन आ गया, चलो ठीक है, यहीं से तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है।
स्पेसिफाइड पर्सन आ गया, कोई बात नहीं, हम एक एक बार हाईलाइट करके देख लेते हैं। जहां पे एक स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव करता है कौन से साल बाय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक बार प्रीवियस ईयर को भूल जाओ, उसको मिलते हैं क्या, कोई भी पैसा मिलता है, मनी और कैपिटल एसेट और बोथ, दोनों चीजें मिलती है, या तो पैसा मिलता है या कैपिटल एसेट मिलता है या बोथ मिलता है। जबकि 9B में हमने पढ़ा था या तो कैपिटल एसेट या फिर स्टॉक इन ट्रेड या बोथ। इसमें स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, बट इसमें नई चीज आ गई, एक मनी, ये आप ध्यान रखो, जो पहले वाले से डिफरेंशिएट करती है। बट एक चीज और भी ध्यान रखो कि कैपिटल एसेट दोनों में ही कॉमन है, और किससे मिलता है, स्पेसिफाइड एंटिटी, ये भी बात कॉमन है, किसको मिलता है, स्पेसिफाइड पर्सन को मिलता है, स्पेसिफाइड एंटिटी, दोनों में ही कॉमन है। क्या मिलता है, मनी इस या फिर कैपिटल एसेट या फिर बोथ। ये चीज में देखो कि मनी इसमें सिर्फ उसमें 9B में मनी की कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड की बात करेगा। चलो ठीक है। विद रिकंस्टिट्यूशन, इन कनेक्शन विद रिकंस्टिट्यूशन, ये रिकंस्टिट्यूशन तो 9B में भी था, अरे सब चीजें उधर ही थी, एक पैसे को छोड़ के तो कैपिटल एसेट को वहां पे तो टैक्स हो ही गया ना। यही तो दिक्कत है कि वहां पे भी टैक्स हो रहा है और यहाँ पे भी टैक्स हो रहा है। क्या मतलब क्या है इसका, क्या डबल टैक्सेशन हो गया क्या? वो सब चीजें ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे कि क्यों ऐसा नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, वो सब एग्जांपल्स की हेल्प से करेंगे। तो फिर ये कहता है कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन को पैसा मिलता है या कैपिटल एसेट मिलता है, दोनों मिलते हैं, किससे, स्पेसिफाइड एंटिटी से मिलता है, स्पेसिफाइड एंटिटी एओपी, बीओआई और फर्म। कब मिलता है, जब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखने की, उसमें आप बोलो यार सर उसमें तो डिजोल्यूशन भी था और रिकंस्टिट्यूशन, इसमें तो सिर्फ रिकंस्टिट्यूशन की बात की, तो डिजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, नहीं डिजोल्यूशन की बात इसमें नहीं हो रही। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, रिकंस्टिट्यूशन। तो दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, स्पेसिफाइड पर्सन कॉमन है, स्पेसिफाइड एंटिटी भी कॉमन है, कैपिटल एसेट भी कॉमन है और रिकंस्टिट्यूशन भी कॉमन है। अगर डिजोल्यूशन हो रहा है और कोई भी उसको कैपिटल एसेट मिल रहा है तो सिर्फ सेक्शन 9B अट्रैक्ट होगा, सेक्शन 45(4) अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर डिजोल्यूशन हो रहा है और उसको पैसा मिल रहा है तो डिजोल्यूशन के टाइम पे ना तो 9B आएगा, क्योंकि उसमें पैसे, डिजोल्यूशन में सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ कैपिटल एसेट की और स्टॉक इन ट्रेड की। तो पैसा तो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है और कैपिटल एसेट भी नहीं है, तो जो उसको या तो पैसा मिलेगा, तो डिजोल्यूशन हो रहा है, ना तो 9B आएगा ना ही 45(4) आएगा, उसको हम बिजनेस प्रोविजंस के हिसाब से हम देखेंगे। अब बात करते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें 9B भी आएगा और 45(4) भी आएगा, क्योंकि सारी कंडीशन 9B की 45(4) की सेटिस्फाई होगी। तो आप ये चीज देखो कि क्या उसमें कॉमन है, क्या उसमें कॉमन नहीं है, और ऐसा क्यों किया वो भी हम देखेंगे। जैसे हम एग्जांपल करेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर द टाइम बिंग ऐसे याद रख लो कि स्पेसिफाइड पर्सन को पैसा मिलता है या फिर कैपिटल एसेट मिलता है, तो दोनों चीजों में ऊपर वाले में कॉमन तो ये था कि कैपिटल एसेट, और स्पेसिफाइड एंटिटी वो भी पता है स्पेसिफाइड एंटिटी से मिलता है। तो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे किसका रिकंस्टिट्यूशन, स्पेसिफाइड, उसमें भी ऐसा ही था, स्पेसिफाइड एंटिटी का डिसोल्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है, बट इसमें सिर्फ रिकंस्टिट्यूशन की बात करी गई है। तो कोई भी प्रॉफिट और गेन, अगर ऐसी रिसीट किसको मिला, और स्पेसिफाइड पर्सन को मिला ना, विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी। किसके सिर पे लगेगा भाई, किसके हेड पे आएगा टैक्स, ये आएगा स्पेसिफाइड। उसमें भी तो वही बात थी, उसमें भी स्पेसिफाइड एंटिटी को ही टैक्स पे करना था, तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स आएगा, उसमें भी कैपिटल गेन टैक्स ही आने वाला था। बट जब हम स्टॉक एंड ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें इनकम फ्रॉम पीजीबीपी आएगी। तो इट इज एज गुड एज सेम, इसमें तो कुछ फर्क है ही नहीं। दो बार आप टैक्स लगा रहे हो, इसका मतलब नहीं, दो बार नहीं लग रहा, फिर से बता रहा हूँ। फिर उसने कहा देखो उसमें तो पता चल गया, इसमें एक तरीका दिया है कि कैसे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला है A = B + C - D, जहां पे A का मतलब होता है इनकम, जो नीचे क्या लिखा उसकी तरफ आप ध्यान मत दो, मैं बता रहा हूँ वो देखो। A का मतलब क्या रहता है, A का मतलब है कि कितना कैपिटल गेन टैक्स आएगा। ये कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बता रहा है A। अच्छा ठीक है, A का मतलब तो कैपिटल गेन टैक्स हो गया। B का मतलब क्या है, B का मतलब एक मिनट, मैं एक नया कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके हिसाब से बताऊंगा। फिर B का मतलब होता है उसको कितना पैसा मिला, अगर मिला है तो, क्योंकि और लगा हुआ है, अगर मिला है तो ऐड करेंगे, नहीं तो जीरो है तो कुछ मिला ही नहीं, पैसा उसको दिया ही नहीं। फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो गया, एक उसका पार्टनर चला गया, उसको पैसा दिया ही नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ पीस ऑफ लैंड दे दी, कुछ कैपिटल एसेट दे दिया, कुछ बिल्डिंग दे दी, कुछ मशीन दे दी, कुछ गाड़ी दे दी, कुछ ऐसी चीजें, पैसे नहीं दिया तो जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद
सी की बात करते हैं, सी में क्या, कोई भी कैपिटल एसेट अगर दिया है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कैपिटल एसेट नहीं देंगे, सिर्फ पैसा दे देंगे, तो सिर्फ बी आएगा, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और डी, डी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो अभी यहाँ पे समझनी है। डी में क्या बोलता है, चलो डी के बारे में पढ़ते हैं। डी में क्या होता है, अमाउंट ऑफ बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। अभी जो भी कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा वो इसके अंदर डी के अंदर आएगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं आपको। मान लो कि एक आदमी ने 15 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट करके एक फर्म को शुरू किया। 3 जन थे, 15 लाख, सबने 15 लाख के साथ एक फर्म शुरू कर दी। आफ्टर सम टाइम इन्वेस्ट, उसको मान लो कि फर्म को इनकॉर्पोरेट हुए 15-20 साल हो गए और अभी आज वो रिकंस्टिट्यूशन हो रही है और वो बंदा छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म से। तो रिटायर हो रहा है तो उसको 15 लाख रुपए तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इतना तो उसने कैपिटल दिया है भाई, 15 लाख मिलेंगे। बट उसके साथ एक बात बताओ, उसने अपना कितनी मेहनत उसके साथ के टाइम स्पेंड किया, गुडविल क्रिएट करी है, फर्म को ऊपर लेके गया है। तो उसके साथ एक 15 लाख रुपए, उस टाइम पे जो 15 लाख रुपए दिए थे उसकी वैल्यू क्या थी, आज के टाइम 15 लाख की वैल्यू क्या थी। तो सिर्फ 15 लाख रुपए देने से तो काम नहीं चलेगा, उसको और भी ज्यादा पैसे देने चाहिए। एक 15 लाख तो उस टाइम पे उसने दिए थे, उसमें क्या उसका रिटर्न हुआ, इतनी सब मेहनत की उसका क्या फायदा हुआ। तो उसको कुछ पैसे दे देते हैं और कुछ उसको कैपिटल एसेट देते हैं। मान लो कि 50 लाख की बिल्डिंग दे दी और एक 5 लाख रुपए का कैश दे दिया कि भाई ठीक है, आपने 15 लाख रुपए दिए थे। तो बी के अंदर तो 5 लाख का तो बी हो गया, सी के अंदर 50 लाख की बिल्डिंग 50 हो गया, तो कितना हो गया 55 हो गया। और डी क्या है, जितना उसका कैपिटल एसेट, कैपिटल उसने जितना इन्वेस्ट कितना किया था 15 लाख इस केस में, लेकिन तो 55 में से 15 अगर माइनस करेंगे, 55 में से 15 तो कितना होता है 40 लाख। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो मतलब 45 सेक्शन सब सेक्शन 4 और 45 सेक्शन ये कहता है कि उसको 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन का फायदा हुआ, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये एक अमाउंट निकल के आई। 45 फॉर इटसेल्फ एक छोटा सा कोड बना के दिया है, उसमें ये सब दिया हुआ है कि आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे आपको उसका इनकम टैक्स निकालना है, कैसे आपको उसका कैपिटल गेन निकालना है। ठीक है, अगर मान लो ए की वैल्यू जो बी और सी, उसने पैसे मान लो दिए 15 लाख और उसको दिया कुछ भी नहीं, उसको दिया 5 लाख रुपए का कैश और एक 5 लाख रुपए का कुछ उसको मशीन दे दी, सेकेंड हैंड कार दे दी उसको। तो 5 बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 लाख और सी की वैल्यू कितनी 5 लाख, 5 और 5 कितने हो गए 10 लाख और उसने इन्वेस्ट कितने किए थे 15 लाख। अब ए की वैल्यू कितनी है माइनस 5 लाख। कहेगा स्पेसिफाइड एंड, सर मुझे तो नुकसान हो गया, लाओ दो आप मुझे पैसे दो, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैसे लूंगा क्योंकि मुझे तो माइनस 5 लाख है और माइनस 5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं, मुझे तो नुकसान हो गया। तो इस केस में अगर ए की वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो उस केस में अगर ए की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसकी वैल्यू क्या मान ली जाएगी 0 मान ली जाएगी। ए की वैल्यू 0 मान ली जाएगी, नाइदर प्रॉफिट नीदर लॉस। ठीक है, अब उसके बाद जो बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट में स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी, वो कैसे कैलकुलेट, जो कैपिटल अकाउंट में जो उसका बैलेंस रहेगा उसके अंदर कैपिटल अकाउंट का इंक्रीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा रिवैल्यूएशन की वजह से। रिवैल्यूएशन होगा क्योंकि अगर एक पर्सन छोड़ के जा रहा है एक फर्म को तो उसको कितने पैसे मिलने चाहिए, कितना उसको देना पड़ेगा, उसके लिए सारे जो एसेट्स उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा ना, ताकि उसकी ट्रू पिक्चर पता चल सके कि कितना अभी उसके पास एसेट्स है, क्या उसकी वैल्यू है। तो वो सब करने से रिवैल्यूएशन की वजह से उसकी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अदर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हैं, वो सब भी आएगा। तो उनके रिवैल्यूएशन करने के बिना ही जो कैपिटल अकाउंट में जो वैल्यू है उसको माना जाएगा। ये सब चीजें हम इनको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखो। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट जब कोई कैपिटल एसेट किसी स्पेसिफाइड पर्सन को मिलता है स्पेसिफाइड एंटिटी से, कब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड, तो इस सब सेक्शन के तो प्रोविजन लगेंगे। कौन सा सबसेक्शन 45 सबसेक्शन 4 के तो प्रोविजन लगेंगे, और इसके अलावा किसके और लगेंगे, जबकि मैंने बताया था कि दोनों में 9B के भी प्रोविजन लगेंगे, क्योंकि 9B क्या कहता है कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है ना, रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन। तो
रिकंस्टिट्यूशन के केस में दोनों के प्रोविजन लगेंगे और दोनों का टैक्सेशन इंडिपेंडेंटली वर्कआउट करना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे करना है कैसे नहीं, ये जो मैंने चीज़ आपको बताई, एक बार आप जस्ट गो थ्रू करो, उससे वीडियो को पॉज करके एक बार जस्ट फिर से देखो इसको, और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, अभी एग्जाम्पल आने वाले हैं। इन एग्जाम्पल की हेल्प से आप देखो और पूरी इस चीज़ को समझो। उसमें कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सब इसके अंदर मालूम पड़ेगा। चलो पहला एग्जाम्पल करते हैं। एक फर्म है जिसके अंदर 4 पार्टनर है, ABCD, और इक्वल पार्टनर, सबको इक्वल हिस्सा मिलेगा, और सब ने 10-10 लाख रुपए दे के कैपिटल बैलेंस उनका है, 10-10 लाख रुपए दिए। जबकि ए ने कहा कि भाई मैं तो रिटायर होने वाला हूँ। ठीक है, हो जाओ भाई रिटायर। अब ए ने बोला कि मैं तो रिटायर होने वाला हूँ। कब से? 1 अप्रैल से। तो उसके रिटायरमेंट के टाइम पे फर्म के पास ये एसेट्स थे। क्या क्या था फर्म के पास? लैंड, बिल्डिंग और कैश। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक बार आप देखो इस क्वेश्चंस को। तो लैंड की बुक वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 लाख। बिल्डिंग की कितनी दे रखी है? 25 लाख। और कैश कितना है? 140 लाख है। अब एक ही क्वेश्चन के अंदर हम बहुत सारी सिचुएशंस करेंगे। पहले हम बात करते हैं पहली सिचुएशन की। आप लिखना चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है, और उसके हिसाब से फिर हम एक एक करके सारे इसके डिस्कस करेंगे। एक लैंड है 40 लाख की, बिल्डिंग है 25 की, कैश इतना है, सब 4 पार्टनर है, इक्वली उनको मिलता है, और कैपिटल बैलेंस 10 लाख है हर एक का। रिवॉल्यूशन किया, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो रिवॉल्यूशन करेंगे। रिवॉल्यूशन करने पर लैंड और बिल्डिंग कितने की मिली? 50 लाख और 35 लाख के रिस्पेक्टिवली। मतलब लैंड तो 50 लाख की, जो कि बुक वैल्यू तो कितनी थी? 40 की, लेकिन रिवॉल्यूशन के टाइम पे कितने की मिली? 50 लाख। कितने का इंक्रीज हो गया? 10 लाख का इंक्रीज हो गया। ठीक है। और बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की थी? 25 लाख की बिल्डिंग थी, और कितने की हो गई अभी? 35 लाख की। यहाँ पे भी कितने का इंक्रीज हो गया? 10 लाख का इंक्रीज हो गया। तो अभी फर्म ने क्या किया, उसको 10 लाख रुपए दिए और एक लैंड दे दी ए को, और कहा कि भाई चलो अलविदा, आपको हमने 10 लाख रुपए दे दी और एक लैंड दे दी, आप इंजॉय करो, ऐश करो। अरे भाई वो तो इंजॉय ऐश करेगा, लेकिन अभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी एक कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया। हमने डीम्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीम ट्रांसफर मान लिया। तो उस केस में अब हम कैसे कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेक्शन 9B के हिसाब से। इसमें पहले ये बात करते हैं सेक्शन 9B लगेगा कि नहीं लगेगा। सेक्शन 9B की चलो कंडीशन देखते हैं। एक स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए। है क्या स्पेसिफाइड पर्सन? है स्पेसिफाइड पर्सन। क्यों है स्पेसिफाइड? क्योंकि पार्टनर की बात हो रही है, और स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में पार्टनर आता है। स्पेसिफाइड एंटिटी है कि नहीं? है भाई, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, और स्पेसिफाइड एंटिटी की डेफिनेशन में स्पेसिफाइड फर्म के अंदर, स्पेसिफाइड एंटिटी के अंदर पार्टनरशिप फर्म, एओपी बीवाई, ये भी था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरी बात, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, डिजोल्यूशन हो रहा है। भाई डिजोल्यूशन तो नहीं हो रहा, लेकिन रिकंस्टिट्यूशन तो हो रहा है। चलो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड जा रहा है, कैपिटल एसेट जा रहा है, क्या जा रहा है भाई? स्टॉक इन ट्रेड तो नहीं जा रहा, लेकिन कैपिटल एसेट तो जा रहा है। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब सारे की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब 9B ट्रिगर हो गया। 9B यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। चलो अब ठीक करते हैं 9B को। जैसे हम कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही 9B में कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना है। 45(4) में कैपिटल गेन टैक्स करने का तरीका अलग है। A = B + C - D, जो कि ऑलरेडी सेक्शन में दिया गया है। उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इसी क्वेश्चन में आ जाएगा। तो अब जो सेक्शन 9B में, जैसे हम कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितनी है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट घटाएंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, वो देखेंगे कि कौन सा एसेट आपने ट्रांसफर किया, लॉन्ग टर्म किया है, शॉर्ट टर्म किया। चलो इस क्वेश्चन में बात करते हैं। लेकिन इसने यहाँ पे भाई साहब ने क्लियर कर दिया, देखो कि जो लैंड है वो फर्म ने एक्वायर करी थी कितने साल पहले? वो लैंड है फर्म ने एक्वायर करी थी 3 साल पहले। और जबकि पता है आपकी कोई भी मूवमेबल एसेट अगर 2 साल से ज्यादा पहले के हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो इसमें आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। चलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है लैंड की? लैंड की फुल वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन करने पर अब कितनी मिली? 50 लाख। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? हमने कितने की एक्वायर की थी? 40 लाख की। तब आप कहोगे सर ये 40 लाख की तो 3 साल पहले की थी।
अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप 40 लाख ही क्यों ले रहे हो, इसमें इंडेक्सेशन करो। देखो हम इंडेक्सेशन करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, बट हमारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी रखने के लिए हम ये मान के चल देते हैं कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अगर आप इंडेक्सेशन करोगे तो फिर क्या होगा कि आगे की डेफिनेशन, आगे के जो क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो डेसिमल में आएगा, फिर हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल। ये समझाने के पर्पज के लिए मैंने ऐसे किया है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ लो, वो 40 लाख हो गए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, क्यों? क्योंकि 3 साल पहले खरीदे, कितने का? 50 में से 40 घटा देंगे, सी में से ए माइनस बी करेंगे तो कितना आ गया? 10 लाख। तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उस पर टैक्स रेट कितनी आती है? 20% के हिसाब से। तो 20% से 10 का 20% कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 का 20% आएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, अभी देखा जाए फर्म को फायदा कितने का हुआ? 10 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था, गेन हुआ था उसको 10 लाख का, क्योंकि 40 लाख की चीज उसने सॉरी 50 लाख में बेच दी। तो 20% के हिसाब से उस पर 2 लाख रुपए का टैक्स आ गया, तो बचा कितना फर्म के पास? 8 लाख। अब जब फर्म को फायदा हुआ तो मतलब पार्टनर्स को फायदा हुआ, जबकि आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन में समझ रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से आती होगी। तो जो बाकी के 8 लाख बचे वो किसको बटेंगे? वो पार्टनर्स में बटेंगे इक्वली, क्योंकि इक्वली शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो 8 लाख है तो ए को कितने मिलेंगे? 8 लाख का 2 लाख रुपए मिलेंगे। बी को कितने मिलेंगे? 2 लाख। सी को कितने मिलेंगे? 2 लाख। और डी को कितने मिलेंगे? 2 लाख। ठीक है, मिलेंगे, देखेंगे, वो चीज छोड़ दो। तो इसका मतलब ये हो गया सेक्शन 9B के हिसाब से आपको 10 लाख के ऊपर 2 लाख का टैक्स पे करना है। चलो अब 45(4) की बात करते हैं। 45(4) में वही है, देखो A = B + C - D। हम देखेंगे कि उसको कितना पैसा मिला, क्योंकि उसको पैसा मिला कि नहीं मिला? उसको मिला है, कितना मिला? 10 लाख रुपए। ठीक है, पैसा मिला 10 लाख रुपए, ये बात तो आगे समझ में, 10 लाख रुपए उसको पैसा मिला। तो बी की वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ए बी के हिसाब से आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे ए कुछ मान के चला हुआ और जो मैंने आपको बताया था उसमें कुछ मान के चला है, यहाँ पे ए बी, वो कंफ्यूज होना। लेकिन ये समझ जाओ कि उसको बी और सी मतलब मनी एज वेल एज कैपिटल एसेट। तो लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 50 लाख। और पैसा कितना मिला उसको? 10 लाख। कितने मिल गए टोटल? 60 लाख उसको पैसे मिल गए। लेकिन भाई डी जो होता है उसको मिलने कितने चाहिए थे? सिर्फ 10 लाख ही मिलने चाहिए थे, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा था? 10 लाख। और एक बात आप कभी मत भूलना, जो 2 लाख रुपए जो 9B के हिसाब से, क्योंकि 8 लाख रुपए का फायदा हुआ था, वो भी तो 2-2 लाख रुपए बराबर डिवाइड होगा ना। तो जो 2 लाख रुपए उधर फायदा वो भी इधर हो जाएगा। तो टोटल 10 लाख पहले से थे ही, 2 लाख और उसमें ऐड होके टोटल हो जाएंगे 12 लाख रुपए। तो देखा जाए 60 लाख रुपए की चीज दे दी 12 लाख के एवरेज में, कितने का फायदा हुआ? 48 लाख का फायदा हुआ। तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे ये कैसे हो गया? एक ही चीज पे, एक ही कैपिटल एसेट पे 9B में भी आपने टैक्स ले लिया 2 लाख रुपए का, यहाँ पे भी आप बता रहे हो कि कैपिटल गेन आएगा 48 लाख फर्म के हैंड में, और 20% के हिसाब से 9.6 लाख आएगा, यहाँ पे भी आप बोल रहे हो। मतलब ये 9.6 लाख तो आपने इधर भी क्लेम कर लिया। सॉरी, ये क्या किया मैंने? हाँ, तो 9B के हिसाब से 2 लाख आपने वहां पे ले लिया, एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर 9.6% इधर ले लिया, एक ही ट्रांजेक्शन पे। ये तो एक ही ट्रांजेक्शन पे आपने दो बार टैक्स लगा दिया, एक 9B में लगा दिया और एक 45(4) में लगा दिया। ये क्या मतलब हुआ? अभी ये चीज इस दोनों ही सेक्शंस के 9B और 45(4) में, ये अब जो मैं बताने जाने वाला हूँ ये क्रक्स है। ये आपको चीज समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन जो आया यहाँ पे 48 लाख, क्योंकि यहाँ पे देखो 50 लाख लिया है, लेकिन रिवैल्यूएशन तो किसका भी हुआ? लैंड का भी हुआ है, और इसमें क्या जो हमारे पास कैपिटल एसेट है उसमें बिल्डिंग भी है। तो रिवैल्यूएशन लैंड का होने पर 50 हो गया और बिल्डिंग का होने पर 35 हो गया। बिल्डिंग कितने की थी? 25 लाख की। और लैंड कितने की थी? 40 की। लैंड बढ़ के 50 हो गया, और उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट, तो रिवैल्यूएशन तो दोनों का ही हुआ है, और दोनों का रिवॉल्यूशन होने पर हमने 9B में कैलकुलेट कर लिया और 45(4) में कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने बहुत सीधा साधा करके ये कह दिया कि सिंस द फर्म हैज रिवैल्यूड, यहाँ पे मैं बताता हूँ, उससे पहले एक बार बता देता हूँ, ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, क्योंकि
ये 3 साल पहले ही एक्वायर कर लिया था बाय वर्च्यू ऑफ रूल 8A। ये बोलता है कि जो नेचर ऑफ कैपिटल गेन है वो लैंड के हिसाब से हमारे पास आया, और लैंड हमने 3 साल पहले परचेज की थी तो लॉन्ग टर्म होगा। अगर हमने लैंड 1 साल पहले परचेज की होती तो फिर शॉर्ट टर्म हो जाता। तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जो मेन चीज है वो देखो, अभी देखो फर्म हैज रिवैल्यूड बिल्डिंग इन एडिशन टू द लैंड, तो रूल 8AB ऑफ इनकम टैक्स रूल वो भी एप्लीकेबल होगा, और वो कहता है कि इंटायर कैपिटल गेन ऑफ 48 लाख, कितना आया था कैपिटल गेन सेक्शन 45(4) के हिसाब से 48 लाख, वुड बी एट्रीब्यूटेबल टू द बिल्डिंग। लैंड तो हमने दे दी, हमारे पास किसकी बची, बिल्डिंग की। दिस फर्म शैल फर्निश द डिटेल ऑफ सच एट्रीब्यूशन। एक आसान भाषा में बताता हूं, जो 48 लाख रुपए का जो टैक्स, 2 लाख रुपए का टैक्स 9B में आ गया, 48 लाख रुपए के ऊपर 9.6% का जो टैक्स आया, तो ये 48 लाख हम एट्रीब्यूट कर देंगे, ये अटैच कर देंगे बिल्डिंग की वैल्यू के हिसाब से। कल इन फ्यूचर में जब हम बिल्डिंग बेचेंगे तो बिल्डिंग मान लो कि हमारे पास कितने की थी, इसके ऊपर भी एक सेपरेट एग्जांपल है, बट इसी क्वेश्चन में एक बार आपको बताता हूं। बिल्डिंग हमारे पास कितने की थी 25 की, कितने का रिवोल्यूशन हो गया 35 की। ये बिल्डिंग आज 35 लाख की है, आज से आने वाले 5 साल में हमने बेच दी कितने की हमने मान लो 1 करोड़ की बेच दी, तो हमें कितने का फायदा होगा, 35 लाख की आज, ठीक है। और आने वाले सालों में हमने कितने की बेच दी है, 1 करोड़ की, तो कितने का फायदा है, 65 लाख का। तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट ये कहता है अगर आप फॉर्म 5C भरोगे, फिल करोगे इस प्रीवियस ईयर में जब आपने लैंड को ट्रांसफर किया है, तो जब इन फ्यूचर में जब बिल्डिंग भी बेचने वाले होगे, बिल्डिंग भी ट्रांसफर करने वाले, उस टाइम पे जो 48 लाख रुपीज है वो इस बिल्डिंग के साथ एट्रीब्यूट होगी, और बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड होके जो फाइनल वैल्यू जो 35 लाख है, इसमें 48 लाख रुपीज ऐड हो जाएंगे, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बढ़ जाएगी। 35 में 48 अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 48 4 4 8 9 93 हो जाएगा। तो सिर्फ आपको कितने पर टैक्स पे करना पड़ेगा, सिर्फ 7 लाख रुपए का कैपिटल गेन आएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो 40 लाख 8 आप एट्रीब्यूट नहीं करोगे तो 1 करोड़ क्या बेच रहे हो, तो 65 लाख का गेन होगा, 65 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो सेक्शन 45(4) का बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए जो 48 लाख रुपीज यहाँ पे आए हैं ये एट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसको एट्रीब्यूट करेंगे बिल्डिंग के अमाउंट के साथ। इसको किसके साथ एट्रीब्यूट करेंगे, बिल्डिंग के अमाउंट के साथ, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो दिस शुड बी, ये बात ध्यान रखो, एट्रीब्यूटेबल टू द बिल्डिंग अमाउंट। तो दोस्तों ये सब भी था। अब हम इसके अंदर और सिचुएशंस भी डिस्कस करेंगे, हम इसके अंदर कम से कम 4-5 एग्जाम्पल करेंगे, तब तक पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर आपको बाकी एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दोनों वीडियो को देखो डिटेल में, आप मुझे कमेंट करो, बताओ कहां से कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। ये आप भी रिसेंटली एडिड है, और बहुत सारे सीए लोग, बहुत सारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर, अकाउंटेंट इस सेक्शन के बारे में नहीं पता, बहुत सारे लोग जो पार्टनरशिप फर्म के बारे में देखते हैं, रिकंस्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं, तो उनका अच्छे से आप असेस कर सके, अच्छे से उनका टैक्स कैलकुलेट कर सके, तो ये सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। आने वाला जो टॉपिक रहेगा वो, इसमें हमने मोस्टली थ्योरी करी है और एक छोटा सा एग्जांपल किया। आने वाले चैप्टर में और भी तरह तरह की सिचुएशन जो आपके दिमाग में घूम रही होंगी वो सब कवर होंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।